और 10,000 रुपए बिल आ रहे हैं। तो उनका जो घर है उनका रेंट 5,000 रुपए और उनका बिल 15,000 रुपए आ रहा है। तो सबसे बड़ा हमें जो प्रॉब्लम आ रहा है, जो हमने इनसे डिस्कस की है, ओवर बिलिंग जो है बहुत बड़ा इशू है। और मैं समझता हूँ शायद कोई भी ऐसा बंदा नहीं है या स्मॉल ट्रेड से जो ओवर बिलिंग से परेशान ना हो। थैंक यू। प्रेस कॉन्फ्रेंस की इसके नुकात कुछ और होते हैं। फिर मैं उन कश्तियों की भी बात करता जो पिछले बरसातों में आप लेके निकले थे और जो लोग लेके निकले, लेकिन हम वो बात नहीं कर रहे। प्योरली आपका मकसद कराची और कराची की अवाम से रवा रखे जाने वाला सुलूक और इस जुल्म के खिलाफ ग्लोबल फाउंडेशन खड़ी है। हम मैदान में रहेंगे। हमारी जुबानबंदी अगर हो जाएगी, मेरी जुबानबंदी होगी तो आप बोलेंगे, ये हम सबका फर्ज है। जो अगर कराची का दर्द रखते हैं, आप कराची का दर्द क्या, आपको अपने बच्चों के मुस्तकबिल का दर्द होना चाहिए। बस मैं ये कहा सारे एग्रीमेंट कि जितने भी मुआहदे जिस भी हुकूमत ने किए, हम ये मुतालबा करते हैं कि उन मुआहदों को पब्लिक किया जाए ताकि हमें पता चले कि किसके दौर में किसने कराची को कितने में बेचा, और उस फोरेंसिक ऑडिट में आपको बेनिफिशियरीज मिल जाएंगे। जी, और सऊदी अबराज ने उसे बाद में खरीदा है और वो केमन आइलैंड के अंदर किसी कंपनी ने इसको खरीदा है, इनके जरिए खरीदा गया था। एंड गवर्नमेंट ने इनके साथ एग्रीमेंट किया है कि इनके मामलात में अगर कोई भी दखल अंदाजी की गई तो ये सारा गट्टा चट्टा ऐसे ही छोड़कर चले जाएंगे। तो इसकी क्या अहमियत है? देखिए, तो लास्ट टाइम जो है तकरीबन आपकी नॉलेज के अंदर 50 से ज्यादा अमवात बाकी हुई थी, जिनकी पाकिस्तान की तकरीबन तमाम पुलिस जो कराची के पुलिस स्टेशन है वहाँ पर इसकी FIR दर्ज हुई थी। तो यही है कि जो FIR है ये नेग्लिजेंसी की नहीं होगी, 322 के अंदर या 320 के अंदर नहीं आएगी, बल्कि 302 के अंदर इंशाल्लाह इसको हम कन्वर्ट कराएंगे। और इस सिलसिले में मैं बता दूं, इत्तेफाक की बात है कि सीमा नजर साहिबा भी आ गई है, पाकिस्तान अच्छी तरीके से कवर किया था और ये बात इनकी काफी आगे तक गई थी, लेकिन इत्तेफाक की बात है कि वो हुई नहीं। तो मैं इस मौके पे कहूंगा सीमा नजर साहिबा से कि वो भी यूनिटी के डिसिप्लिन पार्टी की जो रिप्रेजेंट कर रही है, जो पिछले साल उन्होंने बहुत किया, लीगल नोटिस इन्होंने उनके ऊपर सर्व किए। तो आगे जो है एक सवाल और जवाब जी, गवर्नमेंट जो है वो वक्तन सबसे पहले ये कहना चाहेंगे कि जिस तरह से ग्लोबल फाउंडेशन ने जो स्टेप लिया है और जो कामयाबी करने जा रहे हैं, औरत आवाज़ इनके साथ बराबर शरीक है और इनके इस इत्तेमाद में हम इनको सपोर्ट करते हैं। और ये ऐसा मसला है जो कि कराची के हर घर का मसला है, हर इंडस्ट्री का मसला है, हर कोई इसके अंदर पिसा हुआ है। सब ने एहतजाज भी करके देख लिया, हम लोग रोडों पे भी निकल के आ गए सब। वो अगर थोड़ी सी बारिश होती है तो उसके बाद आप लोगों के सामने रिजल्ट है। हर रोज हम लोग सोशल मीडिया के ऊपर लाशें गिरी हुई देखते हैं। वो एक अलग से जुल्म है। किसी भी मुल्क के अंदर अगर ऐसा कोई हादसा होता है तो फौरन एक्शन लिया जाता है और उस डिपार्टमेंट का, उस इदारे का जो हेड होता है वो खुद निकल के आता है, तहकीकात कराता है और ताकि तो PMT से लेके वार्ड से लेके फिटिंग तक के पैसे, और जहाँ पे PMT लगेगा उसके भी पैसे, वो पोल लगाने के भी पैसे वो लेता है। तो ये आप चार्जशीट में ये शामिल करें, क्योंकि ये सबके मसला है। पूरे कराची में कोई नया प्रोजेक्ट या कोई अपना घर लगाता है तो PMT के भी पैसे आप देंगे, सारी चीजें भी सब कुछ आप देंगे और फिर बाद में उसका किराया भी लेते हैं। जी, उसकी वजह यही है कि जिस तरीके से अभी आपको कहा कि देखिए ये जो निजकारी तो हुई, लेकिन निजकारी का मतलब ये नहीं था कि आप जो है इसके होलसेल एंड बाई ग्रुप आप जिस किस्म के लॉज अप्लाई करेंगे वो आपको करना। अब मजबूरी है, आपकी मजबूरी है कि आपने PMT लेनी है, वो आपको कह रहे हैं पेमेंट करें क्योंकि आपके बहुत सारे मामला रुके हुए। तो ये भी इस चीज के ऊपर है, ये भी उसके अंदर ही शामिल है कि जो उन्होंने इतनी नाजायज चीजें की हुई ये उसके अंदर ही शामिल है। 200 से जब आपने 400 के दरमियान इस्तेमाल किए तो आपके जो है वो रेट जो है वो 11 रुपए 33 के हिसाब से, ये दुनिया के किस मुल्क के अंदर होता है और इसकी कोई लॉजिक भी नहीं आती। जब तो आप बताएं कि इस वक्त हमें बिजली जो है वो महंगी पड़ती है इस वक्त, तो ठीक है आप हमसे भी आप लेंगे। तो इसके अंदर जो अभी हिसाब में वजाहत की है कि हम जो है जो पैसे लिए गए कंज्यूमर से, कराची के कंज्यूमर से लिए गए, वो हम उसकी रिकवरी का भी उसके अंदर करेंगे कि इसको जो है वो फॉरेंसिक जो है इसको ऑडिट कराया जाए और जो भी एक्स्ट्रा पैसे लिए गए वो कराची के अवाम को जो है वो वापस किए जाए।
पूरा नाम तो पूछ लो। आपका पूरा नाम बता देंगे नासिर साहब? जी पूरा नाम बता देंगे। मेरा नाम नासिर रिजवान खान। नासिर साहब एक चीज और यहाँ पे एक थोड़ी सी चीज पूछनी थी, जैसे अभी इलेक्ट्रिक के ये सारे, एक और है सेल्फ फाइनेंस स्कीम। जैसे कोई भी आप घर लगाते हैं, किसी सोसाइटी में घर लेते हैं, तो वहाँ पे के इलेक्ट्रिक ने कर दे कि हम PMT वगैरह या वायरिंग हम नहीं लगाएंगे, एक जैसे आप घर बना रहे या गरीब आदमी घर एलिगेशन थे हमारे उसके अंदर, और वो जो है वो कोई भी किसी किस्म का भी जो हमें जो है वो जवाब नहीं दिया गया। चार्जशीट तो बहुत लंबी है, अगर दो एक मुख्तसरन बता दें। बिजली की लोड शेडिंग के ऊपर है, देखिए जो इसके अंदर जो चार्जेस आपकी जो नोटिस है वो उसकी हुई है। जी उन्हें नोटिस की, जो इसके अंदर जो बहुत सारे जो चार्जेस हैं वो एप्लीकेबल ही नहीं होते जी। अब वो एक चार्ज है मिसाल के तौर पर जो चश्मा हिल का है वो इसके अंदर आपसे लिया जाता है। अब वो प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुका है, वो प्रोजेक्ट बहुत पहले कंप्लीट हो चुका है, उसके नाम पे आज भी हर बिल से पैसे लिए जाते हैं। ये टेलीविजन का भी आपके सामने आया था, ये मस्जिद का जो बिल आता है, मस्जिद का बिल, ये आप देखिएगा मस्जिद और मदरसों का बिल, ठीक है ना जी, इमाम बारगाहों का बिल जो आता है उसके अंदर जो है वो 35 रुपए जो है वो टेलीविजन का लगा। अब एक चीज कहीं यूज ही नहीं होती और वो उसके ऊपर एप्लीकेबल भी नहीं है। इसी तरीके से जो टैरिफ है, ये दुनिया में मेरा ख्याल है कहीं नहीं होता कि जी 6 बजे आपका रेट ये होगा, 7 बजे रेट ये होगा, 8 बजे रेट ये होगा। अगर 200 यूनिट आपने इस्तेमाल करे तो आपके चार्जेस जो है वो 7 रुपए 35 रुपए 7 रुपए। ग्लोबल फाउंडेशन की जो लीगल विंग है उसको मैं हेड करता हूँ, तो इस सिलसिले में हमने जो है पहले ही उनको नोटिस वगैरह जारी किए थे जो उनके ऊपर सर्व हुए और उन्होंने जवाब नहीं दिए। कानूनी तौर पे अगर कोई लीगल नोटिस आप किसी के ऊपर सर्व करते हैं और वो जवाब नहीं देता तो दैट इज अमाउंट्स टू एडमिशन, कि जो भी आपने उसके अंदर एलिगेशन लगाए हैं वो दूसरी पार्टी जो है एडमिट कर रही है, इसी वजह से उसने जवाब नहीं दिया। दैट इज द लीगल पोजीशन। अब सूरत हाल ये है कि कराची की आवाम जो है वो जो भी लीगल वे अपना सकती थी, जिसमें एहतजाज जो है वो एक फंडामेंटल राइट है, पूरी दुनिया के अंदर की फंडामेंटल राइट है, वो हर किस्म का एहतजाज अपनाया, हर किस्म के हमने जो है अपने तौर पे उनको ग्लोबल फाउंडेशन की तरफ से और यूनिटी फेयर डिसिप्लिन पार्टी की तरफ से और बुनियादी हकूक की तरफ से, जिसके चेयरमैन साहब भी बैठे हैं, इकरा लॉ एसोसिएट की तरफ से, हमने तमाम तौर मुख्तलिफ फोरम्स की तरफ से उनको लीगल नोटिस जो है वो सर्व किए, उनका उन्होंने जवाब नहीं दिया। लिहाजा ईद के बाद इंशाल्लाह जो है इसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर जो है। तो ये जो लीगल नोटिस आपने दिए हैं उनकी एक तो नौयत बता दें और उसी की बेस पे आप ये केस करने जाएंगे? जी हाँ, उन्हीं की बनता है जिसको ये सूबाई गवर्नमेंट से पूछा जाए कि उसने ये बोर्ड बनाया है या नहीं। नंबर 2 इसमें एक चीज ये लिखी कि जब लाइसेंस दे दिया जाए किसी इदारे को तो 7 साल तक कोई रेट रिवाइज नहीं होगा और उसके बाद जब रेट रिवाइज होगा तो उसके बाद भी सिर्फ 5 साल तक कोई रिवीजन नहीं होगी। हैरत ये है कि 1910 इलेक्ट्रिक एक्ट में लिखा हुआ है पहली दफा 7 साल बाद और उसके बाद हर दफा 5 साल बाद, लेकिन हमारे यहाँ जब जाता है इसको शेड्यूल कर दिया जाता है, तो ये भी गैर कानूनी काम है। बिल्डिंग होती है उसके बाद थोड़ा सा अपडेट ये है कि एक पुरानी चीज थी 1910 की, उसके एक्ट में तरमीम की गई थी 2005 में, उसको प्राइवेटाइजेशन कमीशन के जरिए जो उसकी बिल्डिंग होने के बाद उसको बेचा गया और उसके बाद उसके शेयर्स से जो स्टॉक एक्सचेंज में होते हैं तो उसको खरीदा गया था। यहाँ पे एक ये है कि ये अपडेट आप ले सकते हैं स्टॉक एक्सचेंज से भी और जो प्राइवेटाइजेशन कमीशन 2005 में ये रूल चेंज हुआ था कि किस तरीके से सरकारी इदारे को जैसे PTCL को किया गया था वैसे इसको किया गया था और फीस एक ही थे इसको कराने में। देखिए सूरत ये है कि जब निजकारी हुई थी तो उस वक्त नियत यही थी कि एक बेहतर तरीके से एक इदारा है और प्राइवेटाइज हो और अच्छी तरीके से फैसिलिटेट करे कराची की आवाम को। वो सवाल सिर्फ इतना सा है कि इलेक्ट्रिक क्या किसी रेगुलेटरी बॉडी के अंडर आती है? जब हम ये सवाल करते हैं तो हमें बताया जाता है कि नेपरा एक रेगुलेटरी अथॉरिटी है जिसके अंडर के इलेक्ट्रिक आती है और नेपरा को जब हम देखते हैं कि नेपरा किसके अंडर आती है तो पता चलता है कि वो वफाकी हुकूमत के ज़ेर इंतजाम है।
बोर्ड बनता है, जिसको ये सूबाई गवर्नमेंट से पूछा जाए कि उसने ये बोर्ड बनाया है या नहीं। नंबर 2, इसमें एक चीज ये लिखी है कि जब लाइसेंस दे दिया जाए किसी इदारे को तो 7 साल तक कोई रेट रिवाइज नहीं होगा, और उसके बाद जब रेट रिवाइज होगा तो उसके बाद भी सिर्फ 5 साल तक कोई रिवीजन नहीं होगी। हैरत ये है कि 1910 इलेक्ट्रिक एक्ट में लिखा हुआ है पहली दफा 7 साल बाद और उसके बाद हर दफा 5 साल बाद, लेकिन हमारे यहाँ जज चाहता है इसको शेड्यूल कर दिया जाता है, तो ये भी एक गैर कानूनी काम है। दफात के तहत इनके खिलाफ FIR दर्ज करनी चाहिए। आज एक और पैगाम देने जा रहा हूं, और ये के इलेक्शन को बराह रास्त पैगाम है। आपके खिलाफ जो बोलता है आप उसकी जुबानबंदी जाहिर करा देते हो, जुबानबंदी के अहकाम दिलवा देते हो। आज बड़ा ये पैगाम दे रहे हैं कि कराची 3 करोड़ की आबादी है, अब कराची का बच्चा तुम्हारे खिलाफ बोलेगा। अब कराची का हर शख्स के इलेक्ट्रिक और कातिल इलेक्ट्रिक के खिलाफ आवाज उठाएगा। तुम ऑर्डर कराओ, कितने लोगों की जुबानबंदी कराओगे? आज अली भी बोलेगा, हमाद भी बोलेगा, रिजवान भी बोलेगा, अहमद भी बोलेगा, नासिर भी बोलेगा, जुनैरा भी बोलेगी। कराची का हर तबका बोलेगा के इलेक्ट्रिक के कत्ल जुल्म के खिलाफ। बाकी मेरे साथ हमाद पूनावाला साहब और नासिर खान वगैरह बैठे हैं, बाकी गुफ्तगू ये करेंगे। वस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरे इस शहर के कई जवान, बुजुर्ग और ख्वातीन इनकी नाअहली और इनकी करंट की लगने की वजह से जान बात हुई, जैसे नेपरा ने बराह रास्त कत्ल कहा। तो मैं आज रियासत पाकिस्तान से सवाल करता हूं, जब एक शख्स किसी को गोली मार के कत्ल करता है तो वो दहशतगर्दी के जुमरे में आता है, और के इलेक्ट्रिक जिसने जानबूझ के अपने पोल्स को अर्थ नहीं दिया, अपने अरबों रुपया बचाया, और नेपरा ने जब डिक्लेयर कर दिया है कि कत्ल है, तो ग्लोबल फाउंडेशन ये मुतालबा करती है कि इसे सादा कत्ल नहीं किया जाए। इनके खिलाफ मुल्क को नुकसान पहुंचा है। मुसलसल बदनीयतियों का दौर पर दौर चलता रहा, और इतने अजवार बदनीयतों का शामिल हुए कि आज हम इस मकाम पे खड़े हैं कि हमें समझ नहीं आ रही कि ये बिजली सप्लाई करने का इदारा है या कराची की आवाम को कत्ल करने का एक ठेका है। अभी भी कब लेके जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में, कि ये कोई डेट कब लेके जा रहे हैं, केस कब फाइल कर रहे हैं? और इंशाल्लाह नासिर खान साहब और वकला की जितनी टीम मौजूद है उन्होंने इसके ऊपर अपनी बुनियादी तौर पर तैयारी कर ली है, और मेरा ख्याल वेरी सून ईद के बाद जो है ना कहते टीम ये पूरी हमारी लॉयर्स की ये अदालत जारी है। बाकी नासिर खान साहब केस को आला अदलिया में लेकर जाएंगे, और यह आला अदलिया के लिए टेस्ट केस होगा, और इसका पीछा हम उस वक्त तक नहीं छोड़ेंगे जब तक कि इलेक्ट्रिक अपना किबला दुरुस्त नहीं कर लेती। इसके अलावा एक अहम मसला है लाइन लॉसेस के इलेक्ट्रिक बतौर इदारा यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द लाइन लॉसेस, वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल टू पे योर लाइन लॉसेस। लाइन लॉसेस की मद में कराची की आवाम से जो अरबों रुपए लूटा गया, जो अरबों रुपया लाइन लॉसेस की मद में तुमने लिए, हमने तुम्हें कहा था कि कॉपर से तुम एल्युमिनियम के ऊपर अपनी ट्रांसमिशन को कन्वर्ट करो, हमने नहीं कहा। यह आपकी अपनी मर्जी थी, आपके टेक्निकल एक्सपर्ट्स की राय थी। अगर आज लाइन लॉसेस हो रहे हैं तो यह तुम्हारी नेग्लिजेंसी है, अवाम इसको करने को तैयार नहीं है। कराची की आवाम से अरबों रुपया जो लाइन लॉसेस की मद में क्या इलेक्ट्रिक ने वसूला है, हम मुतालबा करते हैं कि वो पैसा कराची की आवाम को वापस किया जाए। जिसे पूरा करना के इलेक्ट्रिक की जिम्मेदारी है, वो पूरी नहीं की जा रही, और तवील लोड शेडिंग की वजह से जहां हमारे बच्चों के तालीमी साल मुतासिर हो रहे हैं, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस हैं। ऑनलाइन क्लासेस किस तरह होंगी?
जब बिजली मौजूद होगी तो कंप्यूटर चलेगा, बिजली मौजूद होगी तो ऑनलाइन क्लासेस होंगी। इन सब का जिम्मेदार कौन? इन सब का जिम्मेदार वो बदमस्त हाथी के इलेक्ट्रिक है, जिसको आज तक किसी ने नकेल नहीं डाली, क्योंकि इन सब के मफादात उनसे वापस आए। ग्लोबल फाउंडेशन एक और मुतालबा करती है। नासिर रिजवान साहब की हिदायत पर जो बातें अली हसन साहब ने रखी हैं, उनके मैं कानूनी नुकात आपके सामने रखूंगा। नंबर 1, रिलेटेड एक्ट 1910 के मुताबिक सेक्शन 3, इस वक्त जो मैं नुकात नहीं उसकी सेक्शन नहीं रखूंगा, लेकिन उसके मुताबिक KEST को बेचा नहीं जा सकता था। उसके लिए सिर्फ उस कानून में लिखा हुआ है कि सूबाई गवर्नमेंट इलेक्ट्रिक सप्लाई करने का लाइसेंस दे सकती थी। तो इसलिए पहली चीज तो ये होनी चाहिए कि इस चीज की बहाली की तहरीक शुरू होनी चाहिए कि इसे गैर कानूनी तरीके से बेचा गया है। जितनी भी जो भी कानून की किताबें उसमें कहीं नहीं लिखा हुआ कि KEST को बेचा जा सकता था। नंबर 2, उसके बाद प्रोविंशियल गवर्नमेंट को ये अख्तियार था कि अगर के इलेक्ट्रिक या जो भी लाइसेंस होल्डर है इलेक्ट्रिक का, अगर वो कुछ ज्यादतियां करता है तो सूबाई गवर्नमेंट उसका लाइसेंस कैंसिल कर सकती है। लेकिन हैरत की बात यह है कि इलेक्ट्रिक एक्ट 1910 में लिखित होने के बावजूद प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने ऐसा नहीं किया। उसके बाद मैं आऊँगा आपके सामने शेड्यूल नंबर 11 और 11A कि जो के इलेक्ट्रिक के चार्जेस हैं, इसको तय करने के लिए सूबाई गवर्नमेंट के ऊपर लाजमी है कि ये जो है इलेक्ट्रिक एक्ट 1910 में लिखा हुआ है कि वो इसको रेट को, ये कराची पाकिस्तान का हिस्सा है। पाकिस्तान के दूसरों सूबों में बिजली सस्ती है तो कराची में महंगी क्यों? कराची के साथ ये खिलवाड़ और ये जुल्म क्यों? कराची के अवाम के साथ ये सब कुछ क्यों खेल खेला जा रहा है? स्लैब के नाम के ऊपर डबल से ट्रिपल बिजली का बिल बनाते हैं। इंडस्ट्री, हम सबसे बड़ी इंडस्ट्री है यहाँ है, सबसे बड़ा कारोबार यहाँ है, सबसे ज्यादा टैक्स कराची देता है, सबसे ज्यादा रेवेन्यू कराची इकट्ठा करता है। तो कराची की बिजली हर 2-3 साल के बाद 2 से 3 रुपए क्यों बढ़ा दिए जाते हैं? सब्सिडी के नाम के ऊपर जो हमारे साथ खेल खेला गया, 400 रुपए अगर छोड़े गए तो अगले महीने 4000 रुपए ऐड करके भेज दिया गया। कराची की आवाम कब तक ये जुल्म बर्दाश्त करेगी? अब हमारी हिम्मतें जवाब दे चुकी है। कराची की आवाम का सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है। इस वक्त आपको जितने अफराद यहां पर बैठे हुए नजर आ रहे हैं, ये अपनी अपनी जगह हर शोबे जिंदगी से एक जिम्मेदार हैसियत में मौजूद। अगर ओवर बिलिंग के ऊपर ही कहानी रुक जाती तो शायद हम बर्दाश्त भी कर लेते, लेकिन ओवर बिलिंग के साथ साथ ये लोड शेडिंग का एक तवील अजाब, तालीमी इदारे बंद हैं, कारोबार 7 बजे बंद हैं, रेवेन्यू का बड़ा हिस्सा कराची जनरेट करे और उसके बाद इस जुल्म को भी कराची बर्दाश्त करे, कराची की आवाम बर्दाश्त करे, कराची का मेहनत का, कराची का गरीब, कराची का मजदूर, कराची का ताजिर। क्यों? बड़ा वाज़ेह पैगाम है कि हम न कोई धरना देने जा रहे हैं, न कोई मुजाहरे करने जा रहे हैं। जो जो मुतालबे के इलेक्ट्रिक के साथ, जो जो मुआहदे के इलेक्ट्रिक के साथ किए हैं, उन मुआहदों को पब्लिक किया जाए ताकि अवाम को पता चले किस दौरे हुकूमत में किसने कराची के अवाम को कितने पैसों के अवज बेचा। ये ग्लोबल फाउंडेशन के चंद बुनियादी मुतालबे हैं। इसके साथ साथ इनके डिजिटल मीटर्स का फोरेंसिक ऑडिट कराया जाए। हम डिमांड कर रहे हैं थर्ड पार्टी के जरिए, ताकि इनकी असलियत सामने आ सके। इसके अलावा कोविड की सूरत हाल में
جہاں تمام تجارتی ادارے، کاروبار، معیشت زندگی سب کچھ بند تھا. حکمرانوں نے دعوے کیے اور انہوں نے کہا کہ جناب ہم سبسڈی دیں گے، کہ جو سلیب ٹیرف کے نام سے ایک مذاق کھیلا جا رہا ہے کہ جی 300 یونٹ تک اتنی بجلی ہوگی، اس کے نرخ یہ ہوں گے، 400 کے بعد یہ ہوں گے، 500 کے بعد یہ ہوں گے. ہم ایک مطالبہ کر رہے ہیں سلیب ٹیرف کا خاتمہ، منیمم ٹیرف کے اوپر کراچی کو بجلی دو. لیکن نہ تو آج تک کسی جماعت نے، نہ کسی حکومت نے کے الیکٹرک کی فرینسک آڈٹ کا مطالبہ کیا. آج ہم گلوبل فاؤنڈیشن کے اس پلیٹ فارم سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ کے الیکٹرک کا فوری طور پر فرینسک آڈٹ کرایا جائے. اس شہر کے اندر جو اوور بلنگ ہو رہی ہے، اس اوور بلنگ کا ایک اہم جز کے الیکٹرک کے وہ ڈیجیٹل میٹرز ہیں جو جیٹ کی رفتار سے چلتے ہیں. ہم اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ الیکٹرک کے جو ڈیجیٹل میٹرز نصب کیے گئے ہیں کراچی کے شہریوں کے گھروں پر، دکانوں پر، فیکٹریوں پر، جب میں یہ دیکھتا ہوں کہ وفاق میں موجود حکمران جماعت بھی احتجاج کر رہی ہوتی ہے کہ الیکٹرک کے خلاف، اس کا مطلب یہ ادارہ پاکستان کے کسی ریگولیٹری ادارے کو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. اس کا مطلب آج ہم گلوبل فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام کراچی کے ایک اہم مسئلے پر پریس کانفرنس کر رہے ہیں، اور یہ کراچی کا ایک اہم اور سنگین مسئلہ ہے جس پہ آواز اٹھانے کے لیے آج ہم یہاں پر بیٹھے ہیں. شرکائے پریس کانفرنس میں اس وقت میرے ساتھ کراچی تاجروں کے صدر حماد پوناوالا صاحب، اس کے علاوہ رضوان صاحب چیئرمین گلاس ٹاور، عبد القادر بھولو صاحب جنرل سیکرٹری جوڑیا بازار، اور گلوبل فاؤنڈیشن کے صدر چیئرمین احمد داؤد، اور سپریم کورٹ کے ہمارے لائق ناصر خان صاحب. اسی طریقے سے کراچی کی معروف اور خواتین کی ایک آواز، عورت آواز کے نام سے زنیرہ خان، ایک سماجی شخصیت، اور اس کے ساتھ وکلا اور عوام کی ترجمانی کرنے کے لیے ہمارے ساتھ کراچی کے فرزندان اس وقت موجود ہیں. محترم صحافی حضرات، میرا شہر کراچی جو کبھی روشنیوں کا شہر کہلایا کرتا تھا، اس وقت ان حکمرانوں کی نااہلی اور ان کی بے حسی کی بدولت ابلتے ہوئے گٹر اور نالوں کا شہر بن چکا ہے. گلوبل نے جو اس کاز کے اوپر پریس کانفرنس رکھی ہے وہ ایک ایسا کاز ہے کہ بزنس کمیونٹی کے ساتھ جو سب سے زیادہ ایشو اس وقت آ رہا ہے وہ اوور بلنگ آ رہا ہے، اور ڈی الیکٹرک کے جو معاملات ہیں وہ ایک ایسا ایشو تھا، جنرل ایشو، کہ بزنس کمیونٹی خاموش نہیں رہ سکتی. جیسا کہ میرے بھائی نے اس تمام ایشوز کے اوپر جس طرح ہائی لائٹ کیا، یہ ایک جنرل ایشو ہے. تو میری طرف سے، میری پوری ٹیم کی طرف سے میں گلوبل فاؤنڈیشن کو بھرپور سپورٹ کروں گا انشاءاللہ، اور جہاں بھی کوئی پرابلم آئے گی ہم انشاءاللہ ان کے ساتھ کھڑے رہیں گے، چاہے وہ سپریم کورٹ جائے یا احتجاج کریں، انشاءاللہ بزنس کمیونٹی پوری ان کے ساتھ ہوگی. تھینک یو. ہم گلوبل فاؤنڈیشن کراچی کے تمام اسٹیک ہولڈرز، کراچی کے ہر شعبے سے تعلق رکھنے والے افراد کو اور فعال افراد کو آن بورڈ کر کے اس مسئلے کو اعلیٰ عدلیہ میں لے جانے کا فیصلہ کیا ہے. چند سوالات ہیں جو میں کرنا چاہتا ہوں، اور آپ میڈیا کے توسط سے یہ بات اٹھانا چاہتا ہوں کہ ہمیں یہ بتایا جائے کہ کیا وجہ ہے
کہ کراچی کی تمام سیاسی جماعت بلکہ انڈسٹریلسٹ اور زندگی کے ہر شعبے سے تعلق رکھنے والا اس کے ظلم و ستم کا شکار ہے. یہ ایسا بدمست ہاتھی ہے جسے کوئی پوچھنے والا نہیں. آج کچھ سوالات کے ساتھ گلوبل فاؤنڈیشن یہاں پہ موجود ہے. گلوبل فاؤنڈیشن کی خدمات کسی سے ڈھکی چھپی نہیں, چاہے کراچی میں چارج کار پارکنگ مافیا کے خلاف آواز اٹھانی ہو یا اوقاف کے مزارات کے لیے. تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ جس مسئلے کو لے کر بھی گلوبل فاؤنڈیشن چلی, اس نے کراچی کی عوام کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے اپنا بھرپور کردار ادا کیا. محترم صحافی حضرات, میں ایک سوال, جب میں یہ دیکھتا ہوں کہ وفاق میں موجود حکمران جماعت بھی احتجاج کر رہی ہوتی ہے کیا الیکٹرک کے خلاف, اس کا مطلب یہ ادارہ پاکستان کے کسی ریگولیٹری ادارے کو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. اس کا مطلب ظریفی دیکھیے کہ اس کراچی شہر کے ساتھ گزشتہ ادوار سے لے کر آج تک مسلسل ناانصافی ہی ہوتی رہی. میرا یہ شہر کھنڈر میں تبدیل ہوتا جا رہا ہے. کاروبار زندگی متاثر. اس وقت میں اس برسات کی, یہ ندی نالوں کی یا ابلتے گٹروں کی بات نہیں کروں گا, بلکہ آج کا ہمارا اہم مسئلہ جو کہ ہمیں درپیش ہے وہ ایک بدمست ہاتھی جس کا نام کے الیکٹرک ہے, جس نے اس شہر میں اپنی اجارہ داری اور گنڈا گردی کا راج قائم کیا ہوا ہے, جس نے غریبوں کا خون چوس کے رکھا ہے. آج ہم گلوبل فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام کراچی کے ایک اہم مسئلے پر پریس کانفرنس کر رہے ہیں, اور یہ کراچی کا ایک اہم اور سنگین مسئلہ ہے جس پہ آواز اٹھانے کے لیے آج ہم یہاں پر بیٹھے ہیں. شرکائے پریس کانفرنس میں اس وقت میرے ساتھ کراچی تاجروں کے صدر حماد پونا والا صاحب, اس کے علاوہ رضوان صاحب چیئرمین گلاس ٹاور, عبد القادر بھولو صاحب جنرل سیکرٹری جوڑیا بازار, اور گلوبل فاؤنڈیشن کے صدر چیئرمین احمد داؤد, اور سپریم کورٹ کے ہمارے لائق ناصر خان صاحب. اسی طریقے سے کراچی کی معروف اور خواتین کی ایک آواز, عورت آواز کے نام سے زنیرہ خان, ایک سماجی شخصیت, اور اس کے ساتھ وکلا اور عوام کی ترجمانی کرنے کے لیے ہمارے ساتھ کراچی کے فرزندان اس وقت موجود ہیں. محترم صحافی حضرات, میرا شہر کراچی جو کبھی روشنیوں کا شہر کہلایا کرتا تھا, اس وقت ان حکمرانوں کی نااہلی اور ان کی بے حسی کی بدولت ابلتے ہوئے گٹر اور نالوں کا شہر بن چکا ہے. اور یہ بھی رول ہے 1937 کا الیکٹرک رول, اس میں لکھا ہوا ہے کہ چیزوں کو ارتھ کرنا, چاہے وہ کلائنٹ کے گھر پہ, کنزیومر کے گھر پہ کوئی اپریٹس بھی لگا تو اس کی ذمہ داری کے الیکٹرک کے KEC پہ آتی تھی. لیکن یہاں اتنی ہلاکتیں ہوئی, بجلی کے کھمبوں سے لوگ مرے, لیکن اسے کوئی سیفٹی نہیں دی گئی. اور ابھی جو KEC الیکٹرک اس کو وہ کر رہی ہے ارتھ, وہ بھی غیر قانونی اور ٹیکنیکل غلط ہے, کیونکہ وہ صرف یہ کر رہے ہیں خراب کرتے ہیں اور سریا کاٹ کے اس کو ارتھ کر دیتے ہیں. اگر اس کو دیکھا جائے ارتھ کرنے کا ایک طریقہ ہے جس کے لیے آپ الیکٹرک اپنا جو انجینئرنگ کونسل ہے اس سے مدد دی جا سکتی ہے. فلحال میں اتنی باتیں رکھ سکتا تھا. السلام علیکم, میرا نام سیما نصر ہے. میں کراچی کی بیٹی ہوں, پاکستان کی بیٹی ہوں سب سے بڑے, اور کراچی میں پڑھے پڑھے ہم لوگ سبھی. کراچی جیسے میں نے بچپنے میں دیکھا تھا, آپ ماشاء اللہ نے دیکھتے ہیں. میں چاہتی ہوں کہ اگر ہمیں آگے کچھ نہیں دے سکتے تو وہ وقت واپس دے. بہت تھوڑی سی بات ہے,
कुछ इतना ज्यादा कुछ कहने को नहीं है, आप लोगों ने बहुत कुछ कह दिया हो। थोड़ा जुल्म बंद होगा, लेकिन इस दौरे हुकूमत में भी कराची के साथ मुसलसल ज्यादती हो